लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बहुत थोड़े परेशान भी हैं कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन कुछ लोग तो बहुत परेशान हैं कि उनको थोड़ा काम की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के मज़े हैं कि वो ऑनलाइन अपना सारा काम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, बढ़िया, लेकिन लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है, जिसमें आपका फिटनेस लेवल आपको कैसे मेंटेन करना है ये लोग नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि अब ऑलमोस्ट 2.5 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन में बैठे बैठे। तो देखिए, जितना ज़्यादा आपका वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस भी नो डाउट साथ के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो अब मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ बेसिकली हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता कैसे है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक मास्टर ब्रेन होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी एंड एड्रीनल एक्सेस के ऊपर काम करता है। जब माइंड के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मींस आपको पता नहीं चल रहा कि काम का प्रेशर है, साथ के साथ घर का भी प्रेशर है, और बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो कैसे करें, हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। और आजकल तो आईटी सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं उनके साथ उनका काम वर्कलोड डबल हो गया है, जिससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में एक एक्सेस होता है जिस तरीके से वो काम करता है। स्ट्रेस भी 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है शॉर्ट टाइम के लिए, एक होता है थोड़े लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस होता है। अब उसमें क्या होता है कि जब धीरे धीरे ये शॉर्ट टाइम का जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी क्या करती है कि हमारे जो माइंड से भूख बढ़ाने लग जाती है, हमें भूख लगती है। तो जिससे क्या होता है, जब हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल धीरे 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 कम होने लगता है। लेकिन जब ये पीरियड लंबा खिंच जाता है तो फिर ये हमारी बॉडी क्या करती है, ये चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाती है। मीन्स हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे वाइटल ऑर्गन्स में जो एनर्जी की कंजप्शन हो रही होती है वो चलती रहती है। बट जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन हुआ, वो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। कुछ टाइम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम भी काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे जब डाइजेशन कम होने लग गया तो भूख कम लगेगी, भूख कम या तो भूख मर जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा और इस चीज़ को एक्सटेंड करके लेके जाते हैं। बॉडी के अंदर एक्चुअली दो मैकेनिज्म होते हैं जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, जैसे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी अब ये वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर हम उसी बात पे वापस आएँ कि हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने किया एड्रीनल को, और एड्रीनल ने एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर दिया। अब जब ये हार्मोन सिक्रेट हो गया तो बॉडी पे इफेक्ट आएगा कि बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी, ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ाहट होने लग जाएगी। अब ये चीज़ जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसको भूख भी कम लगने लगेगी, और भूख कम लगेगी तो फिर कई बार ऐसा होता है कि स्टमक में तो भूख होती नहीं है, माइंड से भूख लगने लग जाती है। तो लोगों को नॉर्मली क्या पसंद आता है, फ्राइड फूड लाइक चिप्स हुए, जंक फूड, और ये चीज़ जब ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो बॉडी के अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और वो सबसे ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। ये कोई पॉजिटिव फैट नहीं है जो धीरे 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 ओबेसिटी बढ़ाना शुरू कर देता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली इसके साथ साथ हमारी बॉडी और क्या करती है, हमने भी डिस्कस किया था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी का उसका काम होता है प्रोड्यूस करना, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है, जो बढ़ी हुई एनर्जी है उसको स्लो डाउन करके बैलेंस क्रिएट करना। अब क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है और एड्रीनल ग्लैंड ने एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट कर दिया है, जिस वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्टिव होने लग जाता है तो जो बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन क्रिएट कर देता है। फाइट तो उसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी में रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। अगर बॉडी आँखों में डार्क सर्कल्स शुरू हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, और चिड़चिड़ाहटपन काफ़ी बढ़ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और ये भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आप काम कर रहे हो,
बॉस ने डांटा कि आपने तो अच्छे से काम किया नहीं है, आपकी रिलीज़ प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, तो आप क्या करोगे? बॉस को तो उल्टा जवाब दोगे नहीं। तो आपका जो सारा इफेक्ट, जो सारा स्ट्रेस है वो आपके फैमिली मेम्बर्स पे जाएगा, लाइक आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके साथ और कोई भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। आपको लगता है हाँ मैंने स्ट्रेस करा, मैंने अपना गुस्सा निकाला, मेरा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, वो और डबल हो जाता है। आपका तो है ही, साथ के साथ फैमिली वालों का भी बढ़ जाता है। तो अब ये जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर स्ट्रेस है तो आप मेडिसिन्स ना लें, ठीक है, और अपनी छोटी मोटी, अगर हम कुछ योगासन वगैरह मैं आपको बताऊंगी, और थोड़ा बहुत डाइट का बताएंगे, और थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी का भी मैं बताऊंगी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलें तो आप ठीक करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हमारा तो लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक है, तो हम ये सब चीज़ें कैसे फॉलो करें? देखिए, योग ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अपने लिए अलग से 1 घंटा निकालना है। योग एक बेसिकली एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। आप उसको अपने लाइफस्टाइल में ही अगर आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ मिलने लगी। अगर मैं बात करती हूँ, आज आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, रात को लेट हो जाता है, मॉर्निंग में उनको अपने टाइम से उठते हैं, तो हम वर्कआउट कब करें? देखिए, वर्कआउट करने का ये होता है कि जब आप कंप्यूटर पे नॉन स्टॉप बैठे हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप आप बैठे हैं, तो कई बार इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पॉस्चर रॉन्ग हो रहा है। आप जैसे अगर आप बेड पे बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली बैक झुक जाती है, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड डाउन हो जाती है, जो क्या कॉज करेगा, स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जाएगी, तो उससे रॉन्ग पॉस्चर हो जाएगा, जो आगे जाके नई प्रॉब्लम को डेवलप करता है, जिसको हम बैक पेन कहते हैं। दूसरा, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से टमी भी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है, जैसे अगर आप लैपटॉप को नॉन स्टॉप देख रहे हैं तो बीच में ब्रेक्स लेना शुरू करिए। लाइक मॉनिटर से आइज हटाई, जो आपके रूम में सबसे दूर वाली जगह, वहाँ पे थोड़ी देर फोकस किया, कभी फिर फोकस करके वापस थोड़ी देर काम किया, फिर उसके बाद कभी आइज को ब्लिंक किया, कभी राइट पे लेके गए, कभी लेफ्ट पे लेके गए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज़, जो आप खाना लैपटॉप पे अगर आप काम कर रहे हो, काम करते करते अगर आप खाना खा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपना लंच टाइम का टाइम करिए, लैपटॉप साइड में रखा और अपना खाना खाया। पानी पीना है तो थोड़ा साइड में, ये नहीं कि आपने नॉन स्टॉप ऐसे देख रहे हैं और आप अपना काम भी करते जा रहे हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये तो रही बात अपने आईटी सेक्टर वालों के लिए। अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूं, देखिए, कहने को तो लॉकडाउन है, सारी लेडीज़, सबकी छुट्टियां हैं, लेकिन लेडीज़ की छुट्टियां नहीं होती हैं क्योंकि उनका काम डबल हो गया है। अब देखिए, मेड्स भी नहीं आ रही है उनके ऊपर। अगर लेडी वर्किंग है, सुबह अपना काम भी करना है, टाइम से उठना है, वर्किंग है, अपना काम का भी देखना, और नो डाउट अगर बच्चे भी हैं तो उनका आजकल ऑनलाइन स्कूल भी चल रहा है, पूरा मैनेज करके रात तक वो बेचारी काम करती रहती हैं, तो उनको भी एक अलग से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो मैं ऐसी लेडीज़ को बोलूँगी कि प्लीज़ आप भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और योग प्राणायाम पे ध्यान दें। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा हम इसको योगा की मैकेनिज़्म भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग, हमारी बॉडी में 3 ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड क्या है, जिसमें मैं अभी आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो और सुन रहे हो। अनकॉन्शियस माइंड ये हुआ जब आप अनकॉन्शियस हो गए, मीन्स नींद में चले गए, सो गए, बेहोश हो गए। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच का माइंड होता है, उसको हम थ्रेशोल्ड भी बोल देते हैं। तो उसमें सारे के सारे बेसिकली वो स्टोर हाउस होते हैं, सारे के सारे हमारे थॉट्स उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं। जब वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि चलिए आंखें बंद करिए, बताइए काऊ कैसी होती है, विद इन अ सेकेंड आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी काऊ की। तो ये जो पिक्चर लेकर आया है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड लेकर आया है। तो अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है, तो वो जो सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लग जाते हैं। जब वो धीरे धीरे स्टोर होने लग जाते हैं, तो बेसिकली ये स्टोर हाउस एक कूड़ादान बन जाता है, कि मतलब पूरा डस्टबिन भर चुका है कूड़े से। अब जब ये होता है कि जब पूरा डस्टबिन भर गया है, तो फिर बाद में नो डाउट कूड़ा भी छलकेगा,
बाहर भी गिरेगा। अब देखिए क्या होता है, ये वही आ गई स्ट्रेस की कंडीशन के माइंड में अनवांटेड थॉट्स इतने सारे भर गए हैं और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, आपके नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स इतने बढ़ गए हैं जिन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इतना एक्टिव कर दिया है, तो उसका रिजल्ट फिर आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आना शुरू हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में बचने के लिए सबसे पहले आपको अपना डाइट का भी मैनेजमेंट करना चाहिए। डाइट में अब मैं आपको एज सच कोई डाइट नहीं बताऊंगी कि जो प्रॉपर डाइटिशियंस बताते हैं कि हाँ भाई मॉर्निंग में सुबह उठ के ये करो वो करो। सिंपल सी एक डाइट है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा पानी पी लीजिए और जिसमें मेक श्योर करिएगा कि ब्रश ना करें, क्योंकि जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो जब हम बगैर ब्रश किए पानी पी के जब वो स्टमक में जाता है तो वो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। मॉर्निंग में आपने ये करना है। बाकी उसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट निकालिएगा अपने वर्कआउट के लिए, योग ध्यान करने के लिए, जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी आपने करना क्या है। फिर उसके बाद आप अपने काम पे आ जाइए, खाना पीना फ्रेश वगैरह होके रेडी होके, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जब आप बैठेंगे तो बैठने का पोस्चर आपका ये होना चाहिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी चाहिए, बॉडी हंच नहीं होनी चाहिए, ऐसा कंधे नहीं झुके होने चाहिए। जो आपका मॉनिटर है वो लैपटॉप बोलें या मॉनिटर बोलें, वो आपके नेक के लेवल पे होना चाहिए। मीन्स आपने ऐसे झुक के काम नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं, थोड़ा अपनी आइज़ को मूव करना है। देखिए एक और चीज़ होती है, जब आप अपनी आइज़ को कहीं दूर पे जाके फॉलो करते, मतलब फोकस करते हो, तो उसको हम ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं। मतलब आंखें खोलकर आपने फोकस किया, जिसको हम यौगिक टर्म में त्राटक भी कहते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी आंखों पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है, आंखें ज़्यादा देर तक देखने से, किसी एक पॉइंट पे अगर लैपटॉप पे आप देख रहे हो, देखने से हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस, अब कई बार आंखें रेड भी हो जाती हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे आईटी के लोग हैं। उस दिन मैं नीचे गई थी अपना कुछ सामान लेने के लिए, मैंने देखा था वहाँ पे जो हैं 2-3 जने जो मेरी टावर में रहते, उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो रखी थी। तो फिर तब मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि वो लोग इतने ज़्यादा वर्कलोड में आ गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा एग्जैक्टली उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि ज़्यादातर देखने से हमारी आंखें किसी एक पॉइंट पे जब फोकस करती हैं तो फोकस करते ही उनमें ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। जब ड्राइनेस क्रिएट होती है तो धीरे धीरे जो हमारे आँखों के अंदर जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है या पैसिव हो जाती है, तो हमारी आँखें थकने लग जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में आईसाइट की प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाती हैं। तो इसलिए आँखों का ब्लिंक करना, आँखों को इधर उधर मूव करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने किया और कोशिश करिएगा बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिएगा, पानी पीजिएगा, बॉडी को हाइड्रेट करिए, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो हाइड्रेट करिएगा। जिसमें देखिए, अगर आप देखें कोविड-19 अगर जो ये प्रॉब्लम चल रही है, अब तो ये सबने रिसर्च भी प्रूफ कर रही है, अगर आप ल्यूक वार्म वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिए, उसमें विटामिन सी इंक्लूड करें, और इम्यूनिटी के लिए अगर आप काली मिर्ची थोड़ा सा डाल लें या अदरक उसमें मिक्स करके काढ़ा टाइप का बना दें, साथ में एक नींबू निचोड़ के लें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो नॉर्मल नींबू शिकंजी ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं मिलानी है, उसमें शहद मिलाना है। ठीक है, वो आप बीच बीच में इंस्टेंट ऑफ नॉर्मल वाटर के आप नींबू शिकंजी लेना शुरू करिए, जिससे एक तो ये होगा कि बॉडी में विटामिन सी बढ़ेगा। बॉडी के विटामिन सी का काम ये होता है बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करना। डिटॉक्सिफिकेशन बोले तो साफ़ सफाई का। देखिए, बॉडी में साफ़ सफाई का प्रोसेस होगा तो जो कैविटीज़ में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो रहा है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो बॉडी में गैस, एसिडिटी या मोशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश करेगा। और अपने डाइट में आप कोशिश करिए, प्लीज़ बाहर से खाना ऑर्डर मत करिए, सब्जियां वगैरह सब मंगवाइए और उसको अच्छे से जब आप सब्ज़ी आती है तो उसको पहले बाहर रखिए, या फ्रूट आता है बाहर रखिए, और साथ में एक कोई भिगोने के अंदर थोड़ा सा कपूर डालकर पानी को बॉईल कर दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके अंदर सारी सब्जियों को डालकर और तुरंत उस निकाल दीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी, निकाल कर रख दीजिए। इस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती हैं। ये आयुर्वेद का सैनिटाइजेशन है वेजिटेबल्स का, वो प्रॉपर क्लीन हो जाएंगी।
फिर आप उनका यूज़ करिए, जिसमें अपनी डाइट में आप रफेजेस ज़्यादा डालिए। रफेजेस जो जैसे हुए आपके, जैसे अगर हम जिसमें जिसमें जैसे संतरा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है, ठीक है। अगर आप आटा यूज़ कर रहे हो तो आटा चोकर के साथ लेना यूज़ करो, इसमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है। तो आप जो नॉर्मल सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं वो सारा यूज़ करिए। साथ के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर लेंगे तो उसके अंदर ओमेगा 3 भी मिलेगा आपको, जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है लेडीज़ का तो उनके अंदर सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है तो जिस वजह से उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी लोगों ने मेरे से डिस्कस किया है, लेडीज़ ने, इस बात का कि प्रॉब्लम आ रही है, कहते पहले तो ठीक था बट अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी गायनी में प्रॉब्लम आ गई है। अगर यही प्रॉब्लम मैं बोलूँ मेल्स के अंदर होती है तो मेल्स के अंदर वो सीधे हार्ट पे इफेक्ट करती है, यानी कि ओबेसिटी तो बढ़ेगी, साथ के साथ उनका बीपी भी हाई होने लग जाए, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। बीपी हाई होगा, अगर ये ज़्यादा होने लग जाए तो धीरे धीरे 10-15 दिन में ही बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि भाई प्रॉब्लम दरवाजे के बाहर खड़ी है और प्रॉब्लम ने डोरबेल बजा दी है। तो सॉरी, ये जब धीरे धीरे, अब इसका मतलब कि जिस दिन आपने दरवाज़ा खोला प्रॉब्लम आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी। प्रॉब्लम किसी रूप में भी एंटर करेगी कि हाँ भाई कोई भी, आप कोई बड़ी बीमारी बोल सकते, कोई हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गई है, या सडनली कोई कहेगा मुझे थायराइड हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रही होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम इस तरीके से बॉडी में आके एंटर करती है। तो मैंने जिस तरीके से अभी आपको समझाया तो नो डाउट सबको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी को योगा क्लास कराते हैं या उनको समझाते हैं, उनकी यही प्रॉब्लम होती है। देखिए जी, हम तो योगा के फील्ड के हैं नहीं ना, हमारे पास इतना टाइम कि हम पूरा टाइम निकाल कर आप 1 घंटा निकालें और योगा करें। देखिए, अगर वही मैंने ये पॉइंट पहले ही कवर किया था कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर दोगे तो योग आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगा। अगर छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आपने सोचा अभी मैं काम कर रहा हूँ तो काम के बीच में थोड़ा अगर आप योग प्राणायाम को डालना शुरू कर देंगे तो आपका योग भी चलता रहेगा, आपका काम भी चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो हमारे अपने कुछ नियम होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की प्रैक्टिस नियमानुसार कराएं तो हमें योग का 100% बेनिफिट मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर मैं बात करूं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारे हमारे बहिरंग योग हैं। अंतरंग योग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो देखिए, अब आप बोलोगे जी हमने तो आज तक कभी किया नहीं, हम ये सब कैसे फॉलो करें, हमें तो पता ही नहीं, हम तो योगा के फील्ड के हैं नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो यम नियम की जो प्रैक्टिस होती है ये डे टू डे लाइफ में कोई भी कर सकता है। यम नियम यानी कि खाने पीने का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यम नियम कहलाता है। आसन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली, साथ के साथ फिजिकल लेवल पे जो आपका माइंड जो वर्क कर रहा है उस पर भी वो काम कराता है। प्राणायाम आपके अंदर आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा करता है। जब ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होगा तो नो डाउट आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो बॉडी, क्योंकि जो हमारे हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं वो हमारी ब्रेथ के अकॉर्डिंगली होते हैं। हम जैसे जैसे ब्रीदिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो जितनी लंबी हमारी ब्रेथ होगी हमारे उतने ही पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट करते चले जाएंगे। तो हमारा ये है कि प्राणायाम करेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा। अब आते हैं अपना प्रत्याहार। प्रत्याहार है क्या? देखिए, बेसिकली प्रत्याहार जो है बीच की स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आप सबको तो पता ही है, किसान है, किसान जब खेत में काम करना शुरू करता है, ठीक है, तो वो शुरू में कुछ मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, ये सब करता है। तो बेसिकली जो हमारा माइंड होता है एक बंजर पड़ी हुई भूमि की तरह होता है। तो जो मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ये सब करना, ये सारे हमारे बहिरंग योग करते हैं,
ठीक है। और जब हम अंतरंग योग में आते हैं तो कहने का मतलब, अगर आप यूँ कहते हैं मेरे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे स्ट्रेस ठीक करना है, तो जब आप बार बार अपने अंदर एक ऐसी भावना क्रिएट करते हो कि हाँ मुझे आज मैं आसन कर रही हूँ या मैं प्राणायाम कर रही हूँ तो मेरा स्ट्रेस ठीक होगा, मेरी ओबेसिटी कम होगी, मेरी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग क्योर होगी, तो इस चीज़ का आप मतलब एक इट्स अ काइंड ऑफ अ सीड जिसका आप इम्प्लांटेशन करते हो, बीजारोपण करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस बात का बीजारोपण किया, फिर आपने धारणा क्रिएट करी। कहने का मतलब कि आप, हाँ अब आप मेंटली कन्विंस हो चुके हो, फिजिकली, मेंटली एंड सबकॉन्शियसली, कि हाँ आपने अब अपने आप को स्ट्रेस लेवल कम करना है, तो आपने धारणा क्रिएट करी। फिर जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में वही सीड प्लांट का रूप लेता है, जब वो प्लांट का रूप लेता है, फ्रूट निकल के आता है, वही आपका रिजल्ट होता है। तो हमारा जो योग है इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। देखिए अब अगर मैं अब आपको देखिए, वैसे मैं आपको आसन्स बताऊंगी, 2 आसन और एक प्राणायाम बताऊंगी, लेकिन जो स्ट्रेस है बगैर योग निद्रा के पूरा नहीं हो सकता। योग निद्रा बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई योग निद्रा और शवासन तो एक ही है, क्योंकि दोनों में सो जाते हैं, लेट जाते हैं ज़मीन पर और अपने ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग तो योग निद्रा और मेडिटेशन को भी एक मानते हैं कि उसमें बस वो बैठ के करते हैं, वो ध्यान लगा के वैसे करते हैं, मतलब वो बैठ के करते हैं, और योग निद्रा लेट के करते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो शवासन है, शवासन बेसिकली 2 आपने आसन करे, जब आपको थकावट हो जाती है तो उसके बीच में करने वाला आसन है। उस आसन से माइंड बॉडी, हम कॉन्शियस लेवल पे अपनी बॉडी रिलैक्स कर देते हैं, और थोड़ा बहुत वो सबकॉन्शियस पे टच करता है अगर थोड़ा लंबा या डिटेल में किया जाए। अगर थोड़ा सा करा जा रहा है कि हाँ भाई रिलैक्स करना है, तो आपके कॉन्शियस माइंड पे करता है। और योग निद्रा बेसिकली योग निद्रा हमारी काम करती है डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर मैं आपको बताऊं, तंत्र योग के अनुसार जो योग निद्रा है, योग निद्रा जो निकल के आई है, ये तंत्र योग से निकल के आई है, और ये योग निद्रा को उन्होंने प्रत्याहार की स्टेज बोला है। उस टाइम पे तंत्र योग में क्या किया, जब तंत्र योग के लोग प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे एक एक बॉडी पार्ट पे अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाते थे, और फिर वहाँ पे कुछ संस्कृत के श्लोक बोला करते थे। जैसे अंगूठे को रिलैक्स किया, एक संस्कृत में श्लोक बोला जाता है, इस तरीके से हर बॉडी पार्ट पे श्लोक बोला जाता था। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। अगर आप देखें योग निद्रा उसका मॉडिफाइड रूप आ गया। आज हम संस्कृत का यूज़ नहीं करते हैं, हम योग निद्रा में लेटाते हैं, हम भी एक एक बॉडी पार्ट पे जाके उसको रिलैक्स करते हैं, वही बोलते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि बेसिकली ये इसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कहाँ से है। तो यही है कि ये एक प्रत्याहार की स्टेज होती है। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। आपने अपनी सेंस को का विड्रॉल कर लिया। कहने का मतलब, अगर लाइव एग्जाम्पल अगर हम उसका लें तो जैसे कई लोगों का होता है कि उनको बहुत ज़्यादा ड्रेसेस का शौक़ होता है कि आज हमने बाहर निकलना है तो मैचिंग कुर्ता, मैचिंग पैंट एंड मैचिंग सैंडल, मैचिंग पर्स, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए। ऐसे आज, पहले तो लेडीज़ ज़्यादा फैशन की तरफ फैशन ओरिएंटेड थी, आजकल मेल्स भी बराबर के साथ में आ गए, उनको भी पूरा रहता है कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है। तो बेसिकली ये जो होता है, ये हमारे अंदर हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब, अगर आपका जो गुजारा है कम ड्रेसेस से चल सकता है तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए आप अपने आप को ज़्यादा वेल मेंटेन, घर में ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें रखना, लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करना, तो ये सारा माइंड में बेसिकली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। जब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब अपना प्रोसेस शुरू करते हो, तो जब हम आपको ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे स्टेज के अंदर वो लोग ध्यान लगा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि प्रत्याहार का मतलब है, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करना है तो सबसे पहले अपनी सेंसरीज को कंट्रोल करना शुरू करिए। प्रत्याहार का दूसरा मतलब सेंस में अगर बताऊँ, ये भी निकलता है कि आहार का प्रत्याहार। कहने का मतलब, जो आप खाना खाते हो,
खाने में भी लोगों को आजकल जैसे ट्रांस फैट की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, इंस्टेंट के नॉर्मल जो अपनी हेल्दी फैट की जो चीज़ें होती हैं उनको पसंद नहीं आती। लाइक अगर उनको बोला जाए कि आप खाना खाओ, घर का सात्विक खाना खाओ, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, वो नहीं खाएंगे। उनको लगेगा नहीं नहीं पिज़्ज़ा बर्गर ज़रूर होना चाहिए, केक वेक ज़रूर खाना चाहिए, और मैगी वैगी ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। बेसिकली ये देखिए सारे ये एक सिंथेटिक फूड्स के अंदर आते हैं। इनको ये कोई ओरिजिन कोई आप नेचर इनको नहीं बनाता है, कहीं पेड़ पे नहीं उगते हैं, इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है और एक्स्ट्रा फ्लेवर इसके अंदर डाला जाता है जिसमें एक्स्ट्रा केमिकल्स डाले जाते हैं। जब वो एक्स्ट्रा डाल के तो एक फ्लेवर्ड चीज़ तैयार हो जाती है, और फ्लेवर बहुत कहते हैं बहुत टेस्ट मतलब बहुत टेस्टी कर देता है फूड को, लेकिन वो टंग के लिए अच्छा होता है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता। मैं अभी कुछ एक रिसर्च पढ़ रही थी कैंपा कोला की। कहते हैं कैंपा कोला एक ऐसा ब्रांड है कि उसने जो ये ड्रिंक तैयार करी है, इस ड्रिंक के अंदर उसने एक ऐसा कोई फार्मूला रेडी किया है, तो इतने साल हो गए इस कंपनी को, आज तक कोई इसका फार्मूला ब्रेक नहीं कर पाया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ा ही इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और यहाँ तक की बात है कि ये फार्मूला 2 लोगों के पास रहता है, किसी एक आदमी को पूरा फार्मूला याद नहीं, एक को आधा फार्मूला पता है, दूसरे को दूसरा फार्मूला पता है। और ये भी होता है जब ये फार्मूले को बनाया जाता है तो पहले वाले को नहीं पता चलता कि अब नेक्स्ट में क्या होगा, दूसरे वाले को नहीं पता चलता पहले वाले में क्या हो रहा है। तो देखिए कि उन्होंने इसको इस तरीके से डेवलप किया है, जब वो कैंपा कोला का टेस्ट है वो किसी और में टेस्ट आ ही नहीं सकता। कोई ना पेप्सी, ना कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई कोला वो टेस्ट नहीं लेकर आ पाती। अब आपको इतने सारे सर्वेज आ चुके हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीज़ों के कि कैंपा के कोला आप लेते हो उसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। और आजकल मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ कि कभी कभार कुछ बुक कराना होता है तो कई भी ड्रिंक्स में कोई जूस वगैरह के लिए सोचते हैं तो पता लगा कोला हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। और जब मैं हमारी सोसाइटी में मैं नीचे कभी लेने जाती हूँ तो कोला के पूरे कैरेट्स के कैरेट्स भरे, बड़ी वाली बॉटल्स 6 बॉटल्स पड़ी होती हैं, लोग उसको मंगाते हैं पीने के लिए। लेकिन आप देखिए ना, स्ट्रेस एक जो, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर लोग ये कोला एंड चिप्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारा बॉडी के अंदर ट्रांस फैट क्रिएट करता है। और एक तो ये भी बताया गया था एक रिसर्च के अंदर कि कोला का जो पीएच लेवल इतना ज़्यादा हाई है जितना एक हार्पिक का हाई होता है। सोचिए हार्पिक से हम टॉयलेट क्लीन करते हैं, और जब वही हार्पिक अगर हम पी लें तो वो बॉडी में क्या क्या क्लीन करेगा आप सोच सकते हो। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप बिल्कुल अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात पे फोकस करिए कि आप बॉडी में इनटेक किस चीज़ का कर रहे हो। अगर आप अच्छा इनटेक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं अब आपको 1-2 आसन बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला आसन है जिसे हम कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन बेसिकली क्या है, उसके अंदर दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को इंटरलॉक कर सांस लेते वक्त बॉडी को पूरा ऊपर की ओर खींचते हैं और हील्स पे चले जाते हैं, जिसमें हल्का सा नेवल को अंदर टक करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से एक्सपैंड हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। और नॉर्मली क्या होता है कि माइंड में सुबह सुबह उठते हैं तो माइंड में ज़रा जिनका स्ट्रेस बड़ा होता है, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई ज़रा देर से आती है। दूसरा ये भी होता है कि बॉडी में ब्रेन सेल्स में के लिए ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो क्या होता है कि जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो लोग बड़े मतलब डिजीनेस सी रहती है, माइंड फ्रेश सा नहीं होता। तो वो सिंपल सा अपना क्या करते हैं, ब्लैक टी ले लेते हैं या फिर नॉर्मल बेड टी ले लेते हैं, जो कि बेड टी इज़ द बैड टी। वो ले लेते हैं अपने माइंड को रीजनरेट करने के लिए, अच्छे से उसको तरोताज़ा करने के लिए। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, फ्रेश हो गए, सब कुछ अपना मॉर्निंग का किया, और जब आप ताड़ासन की प्रैक्टिस करते हो तो इससे क्या होता है, ओवरऑल नर्वस सिस्टम खिंचता है, ब्लड की सप्लाई ब्रेन में भी बढ़ती है और पूरी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है। अब इसमें इसकी रिपीटेशन 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अब आप ये होता है कि देखिए जो लोग पहले से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको रिजल्ट जल्दी आने लगता है। जो इसको मेरा लेक्चर सुनने के बाद अभी हाल फिलहाल में शुरू करेंगे तो उनको शुरू में बड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बॉडी बहुत स्ट्रेच फील करेगी, कि बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी, बट कोई बात नहीं,
वही मैंने आपको बताया ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की विल पावर होती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आ सकते हो। अगर आपने मेंटली गिव अप कर दिया कि यार चलो कोई बात नहीं, डाइट वाइट का देख लेंगे, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, अगर आप ये सोच के करोगे तो इट मीन्स कि आप मेंटली, आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। और आपकी आदत है इग्नोर करने की, जरा जरा सी बात को इग्नोर करने की। तो जब वो ये चीज़ जब माइंड में डेवलप हो जाती है तो उस वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं योग की बात करूं, योग भी नहीं कर सकते। और साथ के साथ अगर आपकी डिटर्मिनेशन, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग नहीं होती तो डिटर्मिनेशन पावर भी डाउन हो जाती है। जब डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होती तो आपके अंदर किसी भी काम को पूरा करने की, वो कहते हैं ना जिज्ञासा, वो डिटर्मिनेशन, वो नहीं आ पाती अंदर से। आपको लगता है कि बस ये ऑफिस को जो और मेरे बस की नहीं है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं मल्टीटास्किंग या मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटी, ये सब नहीं बन सकती आपको। और वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं, आजकल तो ये टीवी पे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ आ रही है कि जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग है और डाइट अच्छे से अपनी फॉलो कर रहे हैं और अपना योग ध्यान अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कोरोना से भी बच के आ रहे हैं। एक तो पहली बात, ऐसे लोगों को कोरोना टच ही नहीं करता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है। अगर इन केस उनको ये टच कर भी जाए, क्योंकि मेरे एक दो स्टूडेंट्स को हुआ कोरोना, किसी के कांटेक्ट में आए, पॉजिटिव हो गए कोरोना के, बट वो अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, साथ के साथ क्वारंटाइन भी होना पड़ा उनको। वहाँ पे अपना अच्छे से आयुर्वेद सेंटर्स में एंड जहाँ पे भी वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से डाइट, काढ़ा पिया, डाइट को अच्छे से फॉलो किया, योग ध्यान किया और 15-20 दिन में बाहर वापस आ गए। अभी वो परफेक्टली नॉर्मल हैं। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो आप कोरोना जैसे इस वेम्पायर ही बोलूँगी कि इस वेम्पायर को भी आप मार सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली देखिए, मैं थोड़ा इसीलिए डिटेल में बता रही हूँ, थोड़ा इसको लाइव एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप मेंटली कन्विंस हो जाओ और इसको अडॉप्ट, इस चीज़ को अपनी बॉडी, इस चीज़ को आप अपना लो, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि कोरोना तो अभी जाएगा नहीं, ये तो अब बढ़ेगा, क्योंकि जून जुलाई में अब और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है और जो वर्किंग है उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप मास्क, अपनी प्रिकॉशंस लीजिए, बट साथ के साथ अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करिए। और इम्यूनिटी में देखिए, एक और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास घर में गिलोय की प्लांट है, नहीं तो गिलोय की मेडिसिन्स भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। गिलोय घनवटी भी है, गिलोय निवाए भी नहीं, गिलोय करके भी आती है। तो इस तरीके से आप मेडिसिन्स अलग अलग ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अच्छा ब्रांड हो, लोकल ब्रांड मत यूज़ करिएगा। अगर तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मॉर्निंग में एक टैबलेट ले सकते हैं और शाम को एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर फीवर है तो दिन में 3 बार आप टैबलेट लेंगे तो उससे आपको ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों के पास पेड़ है, गिलोय की बेल है, तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि जो गिलोय की जो मोटी सी तना होता है, उस तने को थोड़ा सा मतलब इतना लेकर उसको थोड़ा सा काट लीजिएगा, काट के रखिएगा, और साथ में थोड़ा 2-3 पत्ते नीम के और 2-3 पत्ते तुलसी जी के, वो लेकर उसको, जो गिलोय की जो आपने वो डंडी ली है, उसको थोड़ा सा ऐसा क्रश किया और उसको एक भगोने पानी में बॉईल कर दीजिएगा। जब वो बॉईल हो जाए, पानी ग्रीन ग्रीन हो जाए, थोड़ा सा पानी कम हो जाए, बंद कर दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए तो ठंडा होकर वो आप उसे पी सकते हैं। अब दूसरी ये चीज़ आती है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमने अगर ये किया तो हमारे बच्चे नहीं पीते। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एक 2 साल का और एक 8 साल की है। तो अब मैं उनको भी कैसे पिलाती हूँ मैं बता देती हूँ। बेसिकली जब ये मैं काढ़ा बनाती हूँ, मैं बना के रख देती हूँ। रात को मैं रात को मैं आधी बॉटल काढ़ा, आधी बॉटल पानी भर के उसमें रख देती हूँ। फिर वो बच्चे मेरा रात को वो पानी पीते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो जाना शुरू होता है, क्योंकि पता नहीं चलता। मॉर्निंग में मैं पानी बचा होता है वही पानी उनको पिला देती हूँ, और धीरे धीरे मतलब वो दोनों मिलके पूरी बॉटल ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों पानी इस तरीके से पी लेते हैं। तो मैं मदर्स को बोलूँगी कि आप भी अपने बच्चों को पानी पिलाएं काढ़े का। और इसमें देखिए, ऐसे घबराने की बात नहीं है, गिलोय कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है।
इवन के आप अपने छोटे इन्फेंट्स को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जिसमें जैसे क्योंकि उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस पूरे रहते हैं, और साथ के साथ सीज़न चेंज हो रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं जो अभी 6 महीने के बाद अब उन्होंने अपना टॉप फीड मतलब बाहर का खाना शुरू किया है, तो उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, उनकी इम्यूनिटी बेसिकली फ्लक्चुएट हो रही होती है, उनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही होती है। एक तो वो बाय बर्थ लेकर आते हैं, एक वो दूध से बनती है, तीसरी इम्यूनिटी जब वो खाना ऊपर नीचे होता है, इम्यूनिटी ऊपर नीचे आती है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ाती है। जो वो इम्यूनिटी, तो उस टाइम पे क्या होता है और कई बार और क्या होता है, कुछ बच्चों का लीवर का जो एक हमारे डाइजेशन के लिए एक वॉल्व होता है, वो नहीं बनता है, जिस वजह से क्या होता है कि खाना जाता है बट वो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म, जो स्टमक का या डाइजेशन का जो मैकेनिज़्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से उनको बच्चों को गैस, एसिडिटी और कई बार इतनी ज़्यादा ब्लोटेडनेस होती है कि जैसे कि पेट एकदम टाइट होता है, वो बच्चे बोल भी नहीं पाते और रोना शुरू कर देते, फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप उनको ये गिलोय का काढ़ा बच्चों को चम्मच के साथ साथ पिलाएंगे, मतलब आधी कटोरी, 1 कटोरी, तो उनको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, मैंने भी बुक से पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको लाइव अपने बच्चों पे किया, दोनों बच्चों पे। मेरी डॉटर को जब ये थी 3.5-4 महीने की थी, इसको वायरल हुआ था, सीज़न यही चल रहा था, तो मैंने इसको उस टाइम पे काढ़ा दिया। उस टाइम पे जैसे मैंने धीरे, क्योंकि गर्मी थी, तो इसको दूध के साथ मैंने पानी देना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो। फिर जब मैंने इसको काढ़ा पिलाया, वो एक दिन में 1 कटोरी पी जाती थी, और वो पीकर फिर धीरे धीरे उसकी कटोरी पानी पीने भी, उसकी क्वांटिटी भी उसकी बढ़ने लगी पानी पीने की। ऐसे करते करते मैंने उसको 6-7 दिन पिलाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी बेटी कमज़ोर होने लगी, मैं फिर पेडिट्रिशियन के पास लेके गई, मेरी उससे बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि देखिए, आपकी बेटी को पहले वायरल था, जो अब ठीक हो गया है, अब उसकी वायरल के बाद जो वीकनेस है वो आती है। तो उसने मुझे विटामिन वगैरह की गोलियां दी कि आप बच्चों, और ये सिरप्स वगैरह दिए कि बच्चे को पिलाओ। तो फिर मैंने कहा विटामिन देना है, तो फिर मैंने इसकी डाइट को मॉडिफाई किया। छोटा बेबी है, तो क्योंकि जो विटामिन उसको दिए, बोला कि उसको पिलाओ, उसकी जगह वो मैंने पिए, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड पे थी, तो वो मेरे बच्चे में गए और मेरी बिटिया थोड़े दिन में नॉर्मल हो गई। ऐसी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा बेटा था, बेटे के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम हुई। उसको फीवर तो हुआ नहीं, बट वो भी इसी मिड जून जुलाई में ही उसको प्रॉब्लम हुई। उसका खाना शुरू हुआ तो उसको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत रोता था। तो मैंने उसको भी गिलोय देना शुरू किया धीरे धीरे। जब वो तो फिर एक बार इतनी उसकी मतलब लगा कि अब डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। डॉक्टर से हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे। डॉक्टर से फिर बाद में 2 या 3 दिन के बाद हमें अपॉइंटमेंट मिली। 2-3 दिन तक सिर्फ हमने उसको गिलोय का काढ़ा पिलाना शुरू किया, और कुछ उसको दे भी नहीं सकते थे। और फिर उसके बाद जब 2 या 3 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो जब उस डॉक्टर ने मेरे बेटे का पेट ऐसे उठा के देखा, वो बिल्कुल सॉफ्टली ऊपर जा रहा था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, सॉफ्टली ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट था। तो डॉक्टर भी हंस पड़ा, कहता आप तो कह रहे हो आपके बेटे का पेट खराब है, वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है उसको, और पेट भी पूरा उन्होंने चेक किया, कहते गैस वगैरह नहीं है। तो उस वक्त मेरे को इतनी मतलब अंदर से बड़ी खुशी भी हुई कि चलो इतने छोटे बच्चे को मुझे दवाइयाँ भी नहीं देनी पड़ रही हैं। तो मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स इसलिए बताए क्योंकि जितने भी न्यूली मॉम होती हैं वो कभी भी इस तरीके से ट्राई नहीं लगती। उनको लगता है आयुर्वेद पता नहीं क्या है, नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करोगे तो बच्चे आपके अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे। उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की। दूसरा मैं एक इस पे भी आती हूँ, देखिए अभी बच्चों को एक जैसे 10 साल के बच्चे थोड़े प्रोन हैं कोविड-19 के लिए, तो अब आप उनको ये भी कर सकते हो, जो काली वाली हरड़ आती है बड़ी वाली, वैसे तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सीज़न थोड़ा ठीक होने दीजिए। अगर आप 10 साल तक वो जो काली हरड़ होती है बड़ी वाली, उसको रगड़ कर हल्का सा बच्चे को चटा दें तो उनकी इम्यूनिटी, उनका लीवर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। उनको मतलब उनको पूरी ज़िंदगी भर कभी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका लीवर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बच्चों के लिए भी बोला। अब देखिए
जो हमारा जो मैं हम क्योंकि देखिए मम्मा को स्ट्रेस इसलिए भी ज़्यादा होता है कि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो गई है, और अगर फादर को भी इसीलिए होता है, ठीक है वर्किंग है, लेकिन स्ट्रेस इसलिए होता है कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है तो अपनी हेल्थ के साथ साथ छोटे बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ताकि अगर इनकी हेल्थ स्ट्रांग रहे तो आपके अंदर भी स्ट्रेस ना बढ़े। ठीक है, तो अब मैं आपको अपने आसन्स पे दोबारा से लौट के आते हैं। देखिए क्या होता है, समझाने के लिए ज़रा डिटेल में बताना पड़ता है, तो जो हम घूमते घूमते कहीं और निकल जाते हैं, लेकिन हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरी समझाने की टेक्निक थोड़ी ऐसी है ताकि लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और अंडरस्टैंड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो मेंटली अपने आप को कन्विंस कर सकें। मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो देखा, हाँ जी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, लेकिन आप मेंटली कन्विंस नहीं हुए। हाँ ठीक है, सुनने में अच्छा लगा, ठीक है थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन अगर आप मेंटली कन्विंस हो गए तो आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अपना ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, ये है मरकट आसन। मरकट आसन में क्या होता है, ज़मीन पे सीधा लेट जाते हैं और दोनों पैरों को मोड़ा, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोला और सांस भरते हुए दोनों पैरों को लेके गए राइट साइड पे, फेस को ऑपोजिट साइड पे, फिर सांस छोड़ते हुए फेस लेग्स को लाए ऑपोजिट साइड पे और नेक को लेके गए उसकी ऑपोजिट साइड पे। तो बेसिकली ये मरकट आसन जो होता है ये एक रिलैक्सेशन का पोज होता है। रिलैक्सेशन का पोज बेसिकली जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका, उसमें 33 वर्टिब्रेज होती है, मतलब 33 हड्डियाँ होती हैं जुड़ के वो एक पूरी स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेरुदंड तैयार होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम स्पाइनल ट्विस्टिंग करते हैं, जैसे आपने देखा है ना जब कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जब उसको निचोड़ते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है, तो सेम ऐसे ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ऐसे निचुड़ जाती है, स्पेशली लोअर बैक से इस तरीके से निचुड़ जाती है कि वहाँ पे पूरी तरीके जो मसल्स के अंदर, जिन मसल्स में ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही होती है या ब्लॉकेजेस होती है या कोई मसल्स पैसिव हो रखी होती हैं, तो जब उसको ऐसा निचोड़ता है तो प्रॉपरली वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जाती है और वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होने लगता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि बैक पेन भी क्योर होने लग जाता है। जो हंचेस की मैं बात कर रही थी वो हंचेस भी ठीक होने लग जाते हैं। दूसरा, जब ये चीज़ गोल गोल घूमती है तो पैर इधर उधर जाते हैं, तो इसका इफेक्ट हमारे पेट पे भी आता है। तो जो हमारा टमी है इस तरीके से मूव करता है, जो कैविटी है कैविटी में मूवमेंट क्रिएट होती है। जब ये मूवमेंट क्रिएट होती है तो अंदर धीरे 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 वहाँ पे फैट बर्न होने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा आसन हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ताड़ासन के अंदर और मरकट आसन के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लोग ऑलरेडी कमर दर्द के शिकार हैं, जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है या उनको लगता है मेरी कमर में कोई चुक निकलने की प्रॉब्लम है या मसल पुल हो रखी है, तो वो सब ध्यान रखेंगे, पैरों को मिलाना नहीं है, क्योंकि जैसे दोनों आसन में आप पैरों को मिलाते हैं, पैरों को मिलाने से सारी हमारी जो लोअर बैक की जो हिप लेन के जस्ट ऊपर जो मसल्स आती हैं वो सारी स्क्वीज हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर क्रिएट होता है और फिर आप जब खींचते हैं तो वो आपका कमर दर्द ठीक नहीं करेगा, वो और बढ़ाएगा। ठीक है, तो और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोले तो जिनको गर्दन सर चक्कर आता है, कई बार ऐसा गर्दन मूव नहीं करती, स्वेलिंग होती है, यहाँ दर्द होता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर आता है, तो गैस की भी प्रॉब्लम कई लेडीज़ को आ जाती है, मेल्स को भी आ जाती है। तो जो सर्वाइकल जो कॉलर्स वगैरह भी लगाते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड हाई बीपी के पेशेंट्स हाथ को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ताड़ासन के टाइम पे हाथों को नीचे रखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो ब्लड की सप्लाई ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लोगों को एकदम से चक्कर आएगा, वो गिर जाएंगे। और हाई बीपी के पेशेंट में एकदम हार्ट खींचता है तो प्रेशर हार्ट की तरफ आता है। अगर सिवियर स्टेज का हाई बीपी है और गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो उनको एकदम से पैल्पिटेशन शुरू हो सकती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आप लेके चलिएगा। दूसरा,
मरकट आसन में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मरकट आसन में नॉर्मली सब क्या करते हैं, जब लेग्स की मूवमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, आंखें खोल के करते हैं और साथ के साथ जहाँ पैर गए वहीं गर्दन गई, जहाँ दूसरी तरफ पैर गया वहीं गर्दन गई। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेम साइड पर रोटेशन करेंगे दोनों नेक और उसका, तो वो जो कपड़े का निचोड़ने वाला जो मैं प्रोसेस बता रही थी वो नहीं होगा। कहने का मतलब आपकी जो मूवमेंट होगी वो शोल्डर जॉइंट से होगी। शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट होगी तो आपको मरकट आसन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा लेग्स में गैप करके करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्राणायाम बताऊंगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी हमारे प्राणायाम होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मैं वैसे आपको कपालभाति बताने वाली हूँ, लेकिन अभी जो सीज़न चल रहा है ये सीज़न कपालभाति के लिए इतना बढ़िया सीज़न नहीं माना जाता। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई रूप में करके करेंगे। थोड़ा सा मैं एक रिसर्च है उसका थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पतंजलि योगपीठ ने एक रिसर्च में ये चीज़ प्रूव कर दी है कि जब जब आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति से पहले आपको डीप ब्रीदिंग या फास्ट डीप ब्रीदिंग, जिसको हम भस्त्रिका कह देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप फास्ट डीप ब्रीदिंग करते हैं, फास्ट डीप ब्रीदिंग करने से जो अंदर के जो गैसेस होती हैं, नेगेटिव गैसेस होती हैं, तो वो बाहर निकलती हैं और साथ के साथ पॉजिटिव एयर अंदर आने लगती है। तो जब ये प्रोसेस कम से कम उनको 3 से 4 मिनट ये करना चाहिए। जब ये प्रोसेस होता है तो हमारा जो ये पैसेज होता है कपालभाति का पैसेज, ये क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जब हम कपालभाति शुरू करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, इस रिसर्च में एक चीज़ और प्रूव किया गया था कि चाहे आप डीप ब्रीदिंग लो, भस्त्रिका लो या कपालभाति लो, कम से कम ये आपको 3.5 मिनट करना ही करना है। अगर आप 3.5 मिनट इसको करेंगे तब, क्योंकि 3.5 मिनट के बाद, देखिए मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रही हूँ, मैं कोई डिजीज़ वाली बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बॉडी की बात, कि 3.5 मिनट के बाद ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। अगर आप इस 3.5 मतलब अप्रॉक्स पड़ता है, 3.5 मतलब 2.5 से लेकर 3.5 का अप्रॉक्स पड़ता है, इतने मिनट के अंदर से अगर आप कम करते हैं तो आपको कपालभाति या प्राणायाम का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा कपालभाति बता देती हूँ करना कैसे होता है। कपालभाति के अंदर एक तो मेक श्योर करिएगा किसी भी अच्छे से सुखासन में बैठना है। देखिए, बात वहीं घूम फिर के आ गई जो मैंने शुरू में बताई थी कि आसन प्राणायाम, कहने का मतलब जब तक आप किसी आसन के अंदर सुखपूर्वक नहीं बैठ पाओगे तब तक आप प्राणायाम नहीं कर पाओगे। तो वो कैसे आएगी? आसनों की प्रैक्टिस से। तो वही आ गई कि जब आप आसन में बैठोगे, कपालभाति कम से कम अगर आप 10-15 मिनट कर बैठ रहे हो तो 10-15 मिनट आपको किसी एक आसन में बैठना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे बढ़िया होते हैं पद्मासन। जैसे पद्मासन अगर आपसे नहीं लग पाता तो आप अर्ध पद्मासन लगा सकते, लाइक दिस। जैसे सपोज ये मेरी लेग्स है, एक पैर यहाँ रखा, दूसरे पैर को नीचे लेके चले गए, और पद्मासन में दोनों पैर इस तरीके से ऊपर आते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा होता है वज्रासन, जिसमें दोनों एंकल्स को दोनों नीज को मोड़कर हम एंकल्स के ऊपर बैठ जाते हैं। अब दूसरा एक चीज़ मैं बताती हूँ, सपोज किसी को प्रॉब्लम है एंकल्स, क्योंकि क्या होता है, देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एक और ये ड्रॉबैक है कि उनके जो जॉइंट होते हैं, लाइक गर्डल जॉइंट, नी जॉइंट एंड स्पेशली एंकल जॉइंट, वो सबसे ज़्यादा स्टिफ होता है। अगर वो वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, तो भी एंकल जॉइंट इतनी जल्दी फ्लेक्सिबल हो नहीं पाता, क्योंकि एंकल की वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती। तो ऐसे लोग अगर वज्रासन में बैठते हैं तो उनको पेन होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, छोटा सा कोई कुशन ले लीजिए, कोई तकिया ले लीजिए, उसको नीचे रखिए, उसके ऊपर बैठ जाइए। आपकी पूरी शिन बोन, मतलब घुटने से लेकर एंकल तक का पार्ट पूरा उसमें आ जाएगा, तो उसमें दर्द नहीं होगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो कपालभाति में क्या करना होता है, आपको मुद्रा बनानी होती है।
वैसे आप कोई से भी मुद्रा बना सकते हो, लेकिन एक बेसिक मुद्रा हम यूज़ करते हैं जो सब बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इस तरीके से ये मुद्रा बनती है। लेकिन इसको देखिए बनाने की टेक्निक, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे, जो बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात, जिनके नेल्स बड़े हुए होते हैं वो ये मुद्रा नहीं बना सकते। ये मुद्रा बनाने के लिए आपको देखिए टिप से टिप टच करना होता है। कहने का मतलब, नेल अगर टच करेगा तो ये मुद्रा नहीं बनेगी। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। देखिए क्या होता है, आजकल सबके घर में डिश लगी पड़ी है, ठीक है, छतरी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या देते हैं। तो क्या होता है कि टीवी का कनेक्शन कई बार आता नहीं है, तो हम कहते हैं भाई डिश को थोड़ा इधर उधर मूव करो, सिग्नल पकड़ लेगा। तो ऐसे ही हमारे जो ये हाथ होते हैं, वो ये जो फिंगर्स होती हैं, ये सारे डिश एंटीनास की तरह काम करते हैं। तो ये सिग्नल्स कैच करते हैं कॉस्मिक वर्ड से। कॉस्मिक वर्ड जो ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एक ट्रैवल कर रही है एनर्जी, तो वो उस एनर्जी को कैच करती हैं ये फिंगर्स। तो क्या होता है कि अगर हम इस मुद्रा को, कहने का मतलब, ये मुद्रा अगर आपने ऐसे बनाई तो कनेक्शन से कनेक्शन नहीं बैठा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ही नहीं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फिर जब ये प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो इस मुद्रा को बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा, अगर नेल्स बड़े हुए हैं, नेल्स क्या होते हैं, हमारे डेड स्किन से बनते हैं। अगर वो डेड स्किन बड़ी हुई है, डेड स्किन से डेड स्किन टच करेगी तो आप समझ सकते हो, डेड से डेड करेगी तो नेगेटिव चीज़ ही क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर। तो ये इट्स बेटर कि ये मुद्रा बनाने के लिए ये दोनों नेल्स काट दीजिएगा इसको। और बाकी जब ये मुद्रा इस तरीके से बनती है, बाकी जो ये 2 फिंगर्स बेंड रहेंगे और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स ये फॉरवर्ड रहेंगी। ये ऐसे नहीं होती, बेंड करके ऐसे नहीं बनेंगी, सीधी बनेंगी। जब इसको सीधा करके आप बनाओगे तो ये प्रॉपर मुद्रा होती है। दूसरा मुद्रा कभी ऐसे नहीं बनती है, क्योंकि हमारे हाथों के बीच में से, हेड में से नीचे हॉलो स्पेसेस जहाँ पे भी हैं, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और एनर्जी बाहर भी निकल रही होती है। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे मुद्रा बना के बनाते हो और हाथ को ऊपर रखते हो, तो इसका एक तो डायरेक्ट कनेक्शन कॉस्मिक वर्ड के साथ हो जाता है, तो वो डायरेक्ट एनर्जी लेने लग जाता है। दूसरा, जब आप नीचे मैट लगा के करते हैं, योगा मैट लगा के करना चाहिए, चद्दर नहीं लीजिए, दरी लीजिए, मोटी दरी। तो उससे क्या होता है, जब एक आसन आप बिछा लेते हैं तो नीचे जो ग्रेविटी होती है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, उसका काम क्या होता है, एनर्जी को नीचे खींचना। तो अगर आप विदाउट मैट बैट लगा कर आप योगा की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी में से वो एनर्जी नीचे खींच कर ले जाती है, तो आपकी बॉडी में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तभी लोग कहते हैं जी हम इतने टाइम से योग ध्यान कर रहे हैं, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आप ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेके नहीं चल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो आई गेस सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि प्राणायाम करने से पहले क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखनी है। तो हमने जब ये मुद्रा बनाई तो कपालभाति में क्या करना होता है, एक माउथ में ध्यान मुद्रा भी बनती है। ध्यान मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें आपकी दोनों दांत अलग रहते हैं और जो टंग, जीभ, वो सेंटर में रहती है। अब और लिप्स आपके टुगेदर रहते हैं लाइक दिस। अब दूसरा, इसको और इजी वे में बताऊं तो आप अपने जॉज को रिलैक्स कर लीजिए। जब इस तरीके से आप ढीला छोड़ दोगे, ऑटोमेटिकली टंग सेंटर में आ जाएगी, टीथ अपार्ट हो जाएंगे, लिप्स टुगेदर हो जाएंगे, तो ये आपकी प्रॉपर ध्यान मुद्रा बन जाएगी, ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये है कि देखिए हाई बीपी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो कपालभाति नहीं कर सकते, लेकिन उनको कपालभाति कराने का दूसरा तरीका होता है। देखिए अब एक छोटे से वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो सारा कुछ इसमें टाइम भी निकल जाएगा और अपने ओरिजिनल टॉपिक से निकल जाएंगे। जिनको कोई कंसर्न है, कुछ पूछना चाहते तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर दे सकती हूँ। मैं जो कपालभाति बता रही हूँ एक नॉर्मल बॉडी के लिए बता रही हूँ, जो बिल्कुल फिट है, सिर्फ स्ट्रेस की पेशेंट है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसके अलावा बीपी वगैरह या हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें करने का तरीका ये होता है कि सांस ली, सांस भरी, पहले सांस छोड़ी, पैसेज को क्लीन किया, रिलैक्स किया, फिर इनहेल किया, फिर फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन लाइक दिस। इस तरीके से कपालभाति किया जाता है, ठीक है। तो कपालभाति में बेसिकली क्या होता है, स्टमक से हमारे को पंप करना होता है जो हीट
प्रोड्यूस होती है या जो एनर्जी बढ़ रही होती है वो लंग्स में जाती है और सीधे ब्रेन की तरफ पहुंचती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कपालभाति वैसे कोई प्राणायाम नहीं है, ये एक षटकर्म के अंदर आता है, ठीक है। और कपालभाति मतलब कपाल में स्कल शाइनिंग कहते हैं, मतलब कपाल में शाइन क्रिएट करना, ठीक है, उसे कपालभाति कहते हैं। और कपाल का डिटॉक्सिफिकेशन करना उसे कपालभाति कहते हैं। जब इस तरीके से पंप किया जाता है तो जो हमारे पेट में जो कैविटी होती है, कैविटी के अंदर या ऑर्गन्स के आसपास या इंटेस्टाइन्स के अंदर फैट या टॉक्सिन मैटर जो डिपॉजिट हो गया या चिपक गया है, वो इस तरीके से पंप होता है। स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो होता है उससे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे वो जो चर्बी होती है, वो जो फैट होता है, वो मेल्ट होने लग जाता है, जिसका मैंने फिर बताया था कम से कम 3.5 मिनट होना चाहिए, वो ब्रेन सेल्स के लिए है। और अगर आपको वेट लॉस करना है, पेट का कम करना है, तो इसकी क्वांटिटी आप 500 से लेकर 1000 बार करिए। अगर आप धीरे धीरे, अगर नहीं होता, पहले आप 100 करिए, अगले दिन धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे ही आपकी क्वांटिटी 1000 तक पहुंचेगी, आपकी 1000 तक पहुंचते पहुंचते आपके टमी में विजिबल डिफरेंस आने लग जाएगा, आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन अंदर से ठीक हो जाएगा। कपालभाति ओबेसिटी भी ठीक करता है, साथ के साथ जब इंटेस्टाइन्स के अंदर जो देखिए, जो जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक करता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी हमें तो अच्छे से 2 बार मोशन आता है और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह आराम से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ब्लोटेडनेस ही रहती है, कभी कभार खाने के बाद गैस बन जाती है। तो बेसिकली मैं उनको ये बता दूं, देखिए कॉन्स्टिपेशंस की भी काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड है और मोशन क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको देखिए जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पाइप की तरह होती है, ठीक है। पाइप के अंदर जो टॉक्सिन मैटर की धीरे धीरे चारों तरफ ये लेयर इकट्ठी होने लग जाती है। जब ये लेयर इकट्ठे होने लग जाती है तो ये धीरे धीरे ये होल छोटा होने लग जाता है। जब ये होल छोटा होने लग जाता है, जो स्टूल पास होता है वो भी धीरे 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 पतला होने लग जाता है, या थोड़ा मतलब जो अच्छा स्टूल माना जाता है वो बनाना टाइप का होता है। वो बनाना टाइप का स्टूल नहीं पास आउट होता, मतलब हार्ड या वैसा पास आउट होने लग जाता है, जो इंडिकेट करता है, और पतला मोशन आना लग जाता है। तो उनको लगता है हाँ मोशन तो आ गया, अच्छे से क्लीन हो गया, पेट साफ हो गया, लेकिन बार बार ये हो रहा है तो इट मीन्स के इंटेस्टाइन्स की लेयर के अंदर एक्सक्यूज मी वो टॉक्सिन मैटर का डिपोजिशन है। तो जब कपालभाति किया जाता है और विटामिन सी आप अच्छे से डाइट में अपना बढ़ा देते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ठीक हो जाता है और ऑटोमेटिकली सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनकी ठीक होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 2 आसन और एक प्राणायाम बताया। अब देखिए, वैसे जो अपना प्राणायाम का प्रोसेस है और योग का प्रोसेस है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से शुरू होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ख़त्म होता है। क्या है, आपने जो भी वर्कआउट किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे किया, ठीक है। यानी कि जब आप क्लास करेंगे तो सबसे पहले आप आसन करिएगा, आसन से पहले थोड़ा सा वार्म अप, जॉइंट लूजनिंग वार्म अप कर लिया, फिर उसके बाद अपनी जो मैंने अभी आपको आसन, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, मेरे बाद वाले वीडियोस में और आसन्स बताए जाएंगे, तो आप आसन्स की प्रैक्टिस करिए। फिर जब आप अपना कपालभाति के प्रोसेस, फिर जब आप प्राणायाम के प्रोसेस में आते हैं तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन आप कर रहे हैं कपालभाति, कपालभाति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिव करता है, ठीक है। बट तो अब क्या होगा कि जब आपने ये प्रोसेस किया, ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद मैंने आपको शुरू में बताया था योग निद्रा, ठीक है। तो इसके बाद आप थोड़ी सी छोटी सी योग निद्रा कर लीजिएगा। तो बेसिकली जब योग निद्रा, तो फिर आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करेगी कहने का मतलब जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो एनर्जी धीरे 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 नीचे आएगी और बैलेंस क्रिएट कर देंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। जब इन दोनों में ये चीज़ बैलेंस क्रिएट हो जाएगी तो आपका योगा कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब वर्कआउट इस तरीके से होना चाहिए कि शुरू में सिंपैथेटिक पे हो लेकिन एंड पैरासिम्पैथेटिक पे हो, तो आपको मेंटल बेनिफिट पूरा मिलता है, माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं योग निद्रा के लिए बता देती हूँ। बेसिकली योग निद्रा करते कैसे हैं। योग निद्रा नॉर्मली आप बैठ के भी कर सकते हैं,
खड़े होके भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका है इसको लेट के करने का। आप लेट जाइएगा सीधा, दोनों हाथों को सीधा खोलना है, हथेलियाँ आसमान की ओर, आंखें बंद, माउथ में ध्यान मुद्रा जो मैंने अभी बताई थी, ध्यान मुद्रा बनानी है। पैरों में गैप रखिएगा, मेक श्योर करिएगा मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद रहें और कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई हलन चलन ना हो। आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है, गहरी लंबी सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है और उस सांस के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। मेक श्योर करना है कि जब बाहर से जब सांस अंदर जा रही है तो ऐसा महसूस करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम एंड कूल हो रहे हैं और ऐसी कोई वाइट से कलर की कोई रोशनी है जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और जब आप वो जैसे जैसे प्रवेश करती जा रही है वो धीरे धीरे पूरे शरीर को सफ़ेद बना रही है, ब्लैक सेल्स को वाइट में कन्वर्ट कर रही है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो सांस गर्म होती है, सारी काली नेगेटिव एनर्जी वो बाहर निकाल के लेके जा रही है और आपका शरीर बिल्कुल ढीला और हल्का होता जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को 10-15 मिनट नहीं तो 2 या 3 मिनट करना शुरू करिए। धीरे धीरे जब आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट कर जाएगी और आप योग निद्रा के प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो अब ऑलमोस्ट टाइम भी ख़त्म होने को है, तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से। आप अपने मुझे कमेंट लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है। मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन के काफ़ी सारे आ रहे हैं मैसेजेस। तो मेरे को बस ये है कि आप थैंक यू का भी आ गया है। आप कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या किसी को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जो उनको समझ में नहीं आ रही है या उनको लग रहा है कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। नहीं तो नवयोग के मैसेंजर में भी आप डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसमें से पढ़ लूँगी। क्योंकि देखिए अगर किसी को मैं देखिए अगर किसी को कोई गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेडीज़ को भी, तो अगर वो अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा कम उसकी एनर्जी कम करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम या इवन के कई बार स्ट्रेस की वजह से कंसेप्शन तक में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कह देते हैं, एक छोटा सा लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो तक क्योर हो जाता है। तो अगर आप इसको भी फॉलो अच्छे से, इस रूल को फॉलो करते हुए आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। एक कमेंट आया है, हाउ टू मेक हेल्दी स्टूल। देखिए हाउ टू मेक हेल्थ, इसके अंदर यही है, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपकी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में रफेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रेश फ्रूट, फैटी फूड्स को हटाना पड़ेगा, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपको अपने लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा, तो जिससे आपके अंदर आपके जो डिटॉक्स, जो रफेजेस बढ़ेंगे तो बॉडी के अंदर फैट का डिपॉजिट, बॉडी के अंदर जो चीज़ जो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है वो चीज़ बाहर निकलेगी, टॉक्सिन मैटर बाहर निकलेगा, जिस वजह से आप रेगुलर फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली मेरा बेटा उठ गया है। अच्छा सुनो, दीदी अंदर लेके जाओ, भैया को क्लास चल रही है मेरी, प्लीज। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बेसिकली मेरा एक छोटा बेबी है, बैठो, एक मेरी डॉटर भी है, अभी अभी उठ गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी एक और आया है कि हमारे घुटने टक टक करते हैं। देखिए, एक तो घुटनों में आवाज़ आने का अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एज फैक्टर देखना चाहिए कि कौन सी एज है। ठीक है, क्योंकि एक और होते हैं, कई टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक हमारे होते हैं एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी
मतलब उनके जॉइंट्स टक टक आवाज़ें करते ही हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है, एक बाय बर्थ होता है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा, अगर ओबेसिटी का केस आ जाता है, ओबेसिटी के केसेस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ जाता है और सारा प्रेशर, थाइज हैवी हो जाती है, स्टमक हैवी हो जाता है, सारा प्रेशर घुटनों पे आने लग जाता है, घुटनों पे प्रेशर आता है। दूसरा, जो हमारे घुटने होते हैं वो बेसिकली 3 जॉइंट से बने होते हैं, एक हड्डी नीचे से आती है, ऊपर से 2 जॉइंट होते हैं, ऊपर से पटेला होता है जिसको नी कैप कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि नी कैप के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है, मतलब वैसे बड़ी होती है हाँ, तो एक कैविटी होती है जिसके अंदर एक हमारा नेचुरल फ्लूइड होता है, तो वो जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो उस जॉइंट को फ्लेक्सिबल करता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जैसे दरवाजे होता है, दरवाजे का कब्जा जब उसमें ग्रीस कम हो जाती है तो वो चूं चूं करने लग जाता है, ऐसे ही हमारे घुटने चूं चूं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन मैटर होता है, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का डिपोजिशन घुटनों में चले जाता है, जो घुटनों में दर्द, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी, चूं-चूं वगैरह, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जिस तरीके से हम तेल डालते हैं उस तरीके से हमें ये तेल डालना चाहिए। अब ऐसे तो कोई साइंस तभी डेवलप हुई नहीं कि आप इंजेक्शन के थ्रू तेल डाल दो, ठीक है तो इट्स बेटर के वो तेल हमारी बॉडी में नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है। बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस की वजह से वो जो बॉडी होती है वो तेल बना नहीं पाती, ठीक है। तो जब हम डाइट को मॉडिफाई करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छे से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड बनाने लग जाती है और धीरे धीरे ये घुटनों में आवाज़ आनी बंद हो जाती है, ठीक है। एक और है इसका रिलेटेड टॉपिक है जो मैं कवर कर देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, देखिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज में घुटने मोड़कर, घुटने मिलाकर एक मतलब इस तरीके से दोनों घुटनों को एक साथ घुमाया जाता है। तो जिनको घुटने में दर्द की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज ना करें, वज्रासन में ना बैठें और पद्मासन में ना बैठें, वो नॉर्मल सुखासन में बैठ के करेंगे, जो मैंने आसन भी बताए हैं। बेसिकली क्या होता है कि घुटनों के आगे हमारी कार्टिलेजेस होती हैं, कार्टिलेजेस को कहते हैं सॉफ्ट बोन। वो सॉफ्ट बोन क्या होती है कि धीरे धीरे जब बॉडी के अंदर ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल शुरू होता है तो गैप कम होने लग जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो अगर उस टाइम पे जिनको दर्द की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो रखी है, तो उसमें अगर ये इस तरीके से वर्कआउट करते हैं तो हड्डी से हड्डी टकराती है, जिससे कार्टिलेजेस डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती। तो घुटनों के अंदर आपने सुना होगा आर्थराइटिस की एक फॉर्म होती है जिसमें घुटनों में गैप क्रिएट हो जाता है, तो घुटनों में गैप बढ़ जाएगा। तो जिनको ये सब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्लीज़ जो भी आसन बताए जाएंगे वज्रासन में बैठ के ना करें, पद्मासन में बैठ के ना करें। वैसे स्वस्तिकासन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आई डोंट थिंक वो सबको पता होगा, तो ये आसनों में बैठ के ना करें। देखिए वही जो भी सुरजीत कौर जी ने पूछा है कि यूरिक एसिड का डिपोजिशन कैसे कम किया जा सकता है, तो बेसिकली मैंने अभी वही बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप करिए, ट्रांस फैट ऐसा मटेरियल, ऐसा फूड ना खाएं जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो घर का सात्विक खाना हो वो खाएं। जैसे हमारे 3 तरीके खाने होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो सात्विक खाना खाइए, मतलब बगैर मिर्ची अगर लेनी है तो आप हरी मिर्ची लीजिए, लाल मिर्ची मत लीजिए। मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है तो गरम मसाला यूज़ मत करिए, ठीक है, नॉर्मल। और अगर आपको फ्लेवर्ड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा रेड सुंदर, तो रंग मिलाने से बेटर है लोग लाल मिर्ची, देगी मिर्च मिलाते हैं ताकि उसमें कलर आ जाए। तो इट्स बेटर के टमाटर अगर 1 डालते थे तो 4 टमाटर डाल दो, वही कलर आ जाएगा, लेकिन विटामिन सी इतना मिलेगा, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर जब साफ सफाई होगी तो यूरिक एसिड ऑलमोस्ट नॉर्मल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मैं नवदीप जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे इतनी अच्छा लिखा है कि मेरे को जो आभार व्यक्त किया है, मैं बेसिकली उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस चैनल पे बुलाया और मैं मेरे एक्सपीरियंस को, लाइव एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर सकी। मैं 15 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, तो मेरा पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस मैं इधर शेयर कर रही हूँ।
और वैसे बताने को तो बहुत कुछ है और भी है, तो लेकिन टाइम लिमिट होने की वजह से तो मैं अब इस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप नवयोग के मैसेंजर पे बात कर सकते हैं या इसी के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूंगी। चलिए, और टाइम हो गया है। आप सबको मेरा धन्यवाद। और कल अब हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, तो कृपया करके आप मॉर्निंग में 7:30 ज़रूर आइएगा। नवयोग ने ये जो एक डिजिटल योगा का जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो वो आप सबके सहयोग के बगैर वो सीरीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो हमारे और भी अच्छे अच्छे जानकार और बड़े एक्सपीरियंस लोग इस पे आने वाले हैं। सबका फ़ायदा उठाइएगा। नमस्कार।